उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 का हम लोग जनरल स्टडी पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जहां पर कि 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के। समय 2 घंटे दिया जाता है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। OMR पर केवल ब्लैक पॉइंट पेन ही हमें यूज करना है, ऐसा इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। और यह जो क्वेश्चन पेपर है 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ है। क्वेश्चन पेपर को डिटेल्स में हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, Which among the following provision part of the constitution is not correctly matched? Not correctly matched पूछा गया है। तो यूनियन टेरिटरीज जो है पार्ट 8 में है, शेड्यूल्स एंड ट्राइबल्स एरियाज जो है पार्ट 10 में है, ट्रिब्यूनल्स जो है पार्ट 11 में नहीं पार्ट 14 में है, इसलिए यह जो है गलत हो जाएगा और हमें यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच्ड ही पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम अपने पार्ट को रिवीजन कर लेते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे पास टोटल 22 पार्ट्स हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमने कुछ अमेंडमेंट किया तो पार्ट को हमने जोड़ा भी। जैसे ये पार्ट 4 है जहाँ पर कि DPSP दिया हुआ है, लेकिन हमने पार्ट 4A भी जोड़ दिया। तो जब इस तरह से काउंट करेंगे तो हमारे पास 25 पार्ट्स हमें दिखेंगे। वैसे जैसे पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 4 जो है ये 22 ही है, लेकिन जब 4A इस तरह से कर करके देखेंगे तो अभी हमें पता चल जाएगा कि वो कौन से हैं, जिसको कि जब हम काउंट करेंगे तो 25 पार्ट्स हो जाते हैं। तो अब एक एक करके देखते हैं। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 1 से 4 के बीच में है। सिटीजनशिप के बारे में 5 से 11। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 12 से 35। पार्ट 4 जो है ये DPSP के लिए है, जो 36 से 51 के बीच में है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कि आर्टिकल 51A में है। पार्ट 5 यूनियन है, पार्ट 6 स्टेट्स हैं और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स यहाँ पर हैं। पार्ट 7 को रिबिल्ड कर दिया गया था, जहाँ पर कि उस समय पार्ट B के स्टेट थे। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात की गई है। पंचायत जो कि आर्टिकल 243 से 243O के बीच में है, ये पार्ट 9 में है। उसी तरह से पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात की गई है, आर्टिकल्स हैं ये इसके। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात की गई हैं। शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात की गई है पार्ट 10 में। पार्ट 11 में रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड इट्स स्टेट, जो कि आर्टिकल 245 से 263 तक है, 263 तक है। पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में बात की गई हैं। पार्ट 13 जो है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 301 से 307 के बीच में है। पार्ट 14 जो है ये सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में इसमें बात की गई है, जो कि आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 के बीच में है। यहीं पर जो है UPSC और जो अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इसी पार्ट में आता है। और पार्ट 14A में 14A में ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात की गई हैं, जो आर्टिकल 323A से लेकर आर्टिकल 323B तक है। और 324 में इलेक्शंस है, जो कि पार्ट 15 में है, और ये 329A तक है। फिर पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेशंस टू सर्टेन क्लासेस के बारे में बात की गई है। पार्ट 17 में ऑफिशियल्स लैंग्वेजेस है। 18 में इमरजेंसी प्रोविजन है, जो आर्टिकल 352 से स्टार्ट होता है, 360 तक चलता है। पार्ट 19 में मिसलेनियस कुछ बातें हैं। पार्ट 20 में एक ही आर्टिकल है 368, जो कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। पार्ट 21 में टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात किया जाता है, आर्टिकल 369 से लेकर 392 के बीच में है। और फाइनली पार्ट जो 22 है, जिसमें कि शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट्स, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स के बारे में बात की गई हैं, आर्टिकल 393 से लेकर आर्टिकल 395 के बीच में है। तो हमने टोटल अपने 22 जो पार्ट्स हैं, और वैसे जब हम लोग 4A इस तरह से काउंट करेंगे और यहाँ पर जो है 9A, 9B और 14A इस तरह से काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल 25 पार्ट्स हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर आर्टिकल्स दिया हुआ है और हमें यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं, मैच करना है। आर्टिकल 324 अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 315 जो है ये पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड हो जाएगा। आर्टिकल 280 जो है ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है। तो जब इस तरह से मैच करेंगे तो ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फ्लोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दिस इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटीज। हमें क्रोनोलॉजी इसको करना है कि सबसे पहले कौन आया और बाद में कौन आया। तो हम लोग देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये 29 अगस्त को किया जाता है, 29 अगस्त 1947 को किया जाता है, जिसके कि चेयरमैन जो थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। और टोटल जो मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन
जो ड्राफ्टिंग कमिटीज़ थे, ड्राफ्टिंग कमिटीज़ जो था उसमें 7 मेंबर्स थे। कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड। एडॉप्टेड जो है हमने 26 नवंबर 1949 को हमने इसे एडॉप्ट किया, और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये 26 जनवरी 1950 को हमने किया कमेंसमेंट, अर्थात कि लागू किया हमने। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग था यह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो जब इस तरह से हम लोग क्रोनोलॉजी इसका मैच करेंगे तो सबसे पहले क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अर्थात कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग था वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। फिर हमारा 29 अगस्त 1947 का डेट आएगा, फिर 26 नवंबर 1949 का डेट आएगा, और फाइनली डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से जब हम लोग मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ये, फिर ये और फाइनली ये वाला। हमने सारे पार्ट्स को देख लिए हैं कि हमारे पास जो टोटल 22 पार्ट्स हैं वो किस तरह से हैं। 22 पार्ट और 25 पार्ट में बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जब हमें लिखना होगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जब लागू हुआ था उस समय क्या था कि हमारे पास 22 पार्ट्स थे, लेकिन हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है आर्टिकल, जब हम लोग ये आर्टिकल 368 वाला जो आर्टिकल देखते हैं पार्ट 20, यहाँ पर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद अभी हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं। तो अब हम कितने पार्ट लिखेंगे, 25 पार्ट लिखेंगे। तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है कि हमारे पास 22 पार्ट है या 25 पार्ट है। वो क्वेश्चन के नेचर और किस संदर्भ में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हम लोग इसीलिए तो इतना डिटेल्स में हमें स्टडी करने की ज़रूरत होती है कि जो पूछने वाला है उसका इंटेंशन क्या है, वो क्या पूछना चाहता है, तो हम उस हिसाब से उसका आंसर देते हैं। लेकिन जब हमें लिखने का हमें रहेगा तो हम इस तरह से बताएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स थे, आफ्टर अमेंडमेंट अभी जो प्रेजेंट में है पार्ट 25 पार्ट्स हैं। सो ये इसका आंसर हो गया। पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अभी हम लोग जस्ट उस पर बात करेंगे। क्योंकि प्रेसिडेंट जो हैं वो पार्लियामेंट के ही पार्ट हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में एसर्शन और रीजन क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं। कहा गया है कि द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंडेड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ द कंसर्न्ड लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। यह जो स्टेटमेंट है इंडिविजुअली करेक्ट है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। यही बात यहाँ पर लिखा गया हुआ है कि पार्लियामेंट कैन ऑल्सो रिड्यूस और इंक्रीज द एरिया और अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट और इवन चेंज इट्स नेम। ये पार्लियामेंट ही करता है किसी स्टेट का बाउंड्री बढ़ाना या कम करना या उसके नाम को चेंज करना। साथ ही साथ इसमें यह है कि अ बिल इन द मैटर हैज टू बी रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ द अफेक्टेड स्टेट शो दैट द लेजिस्लेचर कैन एक्सप्रेस इट्स व्यूज विद इन अ सर्टेन पीरियड। यही बात यहाँ पर कहा गया है कि एक खास अवधि के भीतर स्पेसिफाइड पीरियड के ही अंदर उसे ये करना होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। और रीजन में जो स्टेटमेंट है कि इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर। ये भी सही है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है कि जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा इंडिविजुअली स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग करेक्ट यहाँ पर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि विथ रेफरेंस ऑफ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। यस, ये स्टेटमेंट सही है। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये डिक्लेरेशन किया जा रहा है उस दिन मान्य नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर केवल स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा हमारा, तो इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग सही यहाँ पर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हु अमंग द फ्लोइंग इज द फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, सो मीरा कुमार, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 विच वन ऑफ फ्लोइंग पेयर, जिसमें कि शेड्यूल सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर शेड्यूल के बारे में अब पूछा गया है। तो हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन अभी कितने शेड्यूल्स हो गए हैं आफ्टर अमेंडमेंट, 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। तो यहाँ पर अभी हमें यही चीज़ देखना है कि कौन इसमें करेक्ट मैच नहीं करता है। थर्ड शेड्यूल जो है ओथ के बारे में बात करता है, ये सही है।
8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, 9 शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल्स ऑफ स्टेट नहीं है। अभी जस्ट हम लोग टोटल जो 12 शेड्यूल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात किया गया है, जो आर्टिकल 1 से और 4 के बीच में इस तरह की बातें हैं। शेड्यूल 2 जो है इसमें वेतन के बारे में बात किया जाता है, वेतन के बारे में बात किया जाता है, इमोलमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस के बारे में बात किया जाता है। और ये किस किस को दिया जाएगा? प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, गवर्नर को दिया जाएगा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन सबको दिया जाएगा वेतन। अर्थात कि दूसरा जो शेड्यूल है वो वेतन के बारे में डील करता है। और सबके लिए इधर आर्टिकल्स भी हैं, तो अभी ज़्यादा इस पर डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम लोग। थर्ड शेड्यूल जो है ये ओथ के बारे में बात करता है। और ओथ किसके बारे में? सो यूनियन मिनिस्टर के बारे में, कैंडिडेट्स और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बारे में, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ओथ के बारे में, ये सब बात करेगा। फोर्थ शेड्यूल जो है यहाँ पर कहा गया है कि डील्स विद प्रोविजन रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, अर्थात कि यहाँ पर राज्यसभा के सीट के बारे में कहा जाता है। फिफ्थ शेड्यूल यहाँ पर इट कंटेन्स of the provision related to the administrations and control of scheduled areas and scheduled tribes in India। फिफ्थ शेड्यूल में और सिक्स शेड्यूल्स में भी जो है यहाँ पर प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ ट्राइबल एरिया के बारे में केवल यहाँ पर बात किया जाता है। यहाँ पर शेड्यूल्स एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया के बारे में बात किया जाता है, और यहाँ पर केवल ट्राइबल एरिया के बारे में, और वो भी 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात की जाती है। सेवेंथ में लिस्ट है, जो हमारे पास 3 लिस्ट है उसके बारे में बात की गई है। 8 में लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है, जो टोटल अभी हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में ये लिस्ट है। 9th में ये रेगुलेशन के बारे में बात करता है, एक्ट्स एंड रेगुलेशन के बारे में यहाँ पर बात किया जाता है। 10th में एंटी डिफेक्शन के बारे में बात की गई है। 11th जो है पंचायत से रिलेटेड है, और 12th जो है ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो इस तरह से हमारे जो 12 शेड्यूल्स हैं उनका लिस्ट है। तो यहाँ पर 9th शेड्यूल जो है ये रेगुलेशन के बारे में बात करता है, और एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, अर्थात कि राज्यसभा के लिए ये शेड्यूल 4 में लिखी गई बात है। और 10th जो है एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। सो यहाँ पर करेक्ट नहीं मैच कर रहा है 9, ये जो है सी जो नहीं मैच कर रहा, और यही हमें फाइंड करना है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। हमने शेड्यूल्स के सारे लिस्ट देख लिए। एग्जामिनेशन में जाने से पहले पार्ट और शेड्यूल को डिटेल्स में हमें जान लेना होता है कि कौन कौन से पार्ट जो हैं वो उसमें कौन कौन सी बातें की गई हैं, कौन से शेड्यूल में कौन सी बात की गई हैं। तो इसका लिस्ट हमारे पास होना चाहिए एग्जामिनेशन में जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस। 15 ईयर्स के लिए किया गया था ये। आर्टिकल 343 ऑफ 3 जो है ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि टू प्रोवाइड बाई लॉ टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस इवन आफ्टर 15 ईयर। पहले 15 साल दिया गया था कि हम लोग एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को रख सकते हैं, लेकिन यदि पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग इसे बढ़ा भी सकता है। तो अभी वही चीज़ हमें देखने को मिलता है कि 15 साल से बढ़ाया था हमने, और अभी तक इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल पर्पसेस हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये 15 साल के लिए सबसे पहले दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट दिए गए हैं एसेशन और रीजन के फॉर्म में। द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। यस, पार्लियामेंट जो है ये कंबाइंड फॉर्म है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सो स्टेटमेंट जो 1 है, ए जो है जो असर्शन है वो सही है। रीजन में क्या कहा गया है कि अ बिल पास बाय द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, ये सही बात है कि बिना एसेंट के, प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना वो एक्ट नहीं बन सकता है कोई भी बिल। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इस तरह से दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये भी इसमें है बात कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का पार्ट होने के ही चलते हमने इसको इंटीग्रल पार्ट के फॉर्म में रखा है कि विदाउट एसेंट वो पास नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी बिल जो है वो एक्ट नहीं बन सकता है। पहले तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया उस बिल को देखने और समझने में, और फाइनल प्रेसिडेंट को भी इसमें हमने शामिल किया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है ए को, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेफरेंस टू यूनियन फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आर्टिकल 280 में है। फाइनेंस कमीशन हैज चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स, नहीं 6 मेंबर्स नहीं होते हैं इसमें, इसको देख लेना होगा, शायद 4 इसके मेंबर्स होते हैं, ये देखना होगा। एक तो चेयरमैन है ही, और अदर 4 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स नहीं होते हैं, देखना होगा। अभी जो चेयरमैन है ये एनके सिंह है, एनके सिंह है जो
अपना 15th फाइनेंस कमीशन जो चल रहा, जिसका टाइम पीरियड जो है 15th फाइनेंस कमीशन का 2021 से लेकर 26 का जो टाइम पीरियड है, इसके जो चेयरमैन है वो एनके सिंह है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और इट्स सबमिटेड टू इट्स रिपोर्ट टू नीति आयोग, नहीं नीति आयोग को बिल्कुल नहीं, प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। सो नीदर 1 नॉर 2 ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें हमें करेक्ट आंसर फाइंड करना है। द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स लाइक हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्सियोरिटी विच इज अप्रोप्रिएट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यस, ये सही है। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट्स जो है वो जारी करते हैं। स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, पार्लियामेंट में बाई लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन इट्स जुरिडिक्शंस द पावर गिवन टू सुप्रीम कोर्ट। यस, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विथ रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र आर्टिकल 76 में किया गया है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर करेक्ट हमें आंसर फाइंड करना है। अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यस, ये स्टेटमेंट सही है और ये जो अपॉइंटमेंट है बाई प्रेसिडेंट किया जाता है और प्रेसिडेंट के ये प्लेजर पर होते हैं, अर्थात कि प्रेसिडेंट जब चाहें तब इन्हें हटा सकते हैं। द अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव्ड थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल नहीं, प्रेसिडेंट जब चाहें तब इनको हटा सकते हैं, क्योंकि ये सरकार जो है गवर्नमेंट के कहने पर ही प्रेसिडेंट जो है इन्हें अपॉइंटमेंट करते हैं। जिस तरह से गवर्नर है ना, उसी तरह से अटॉर्नी जनरल है, जब चाहे तो प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विथ रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछा गया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अभी हमारे टोटल 28 स्टेट में से 6 स्टेट में हमें काउंसिल देखने को मिलती है, तो उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया गया है। तो इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर में नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। यस, ये बिल्कुल सही है कि जो काउंसिल में मेंबर्स होने चाहिए वो जितना वहां पर असेंबली में सीट है, जैसे मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि अभी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है 6 स्टेट में है, नाम भी अभी हम लोग लिख लेते हैं। साउथ के 3 स्टेट हैं, वो है कर्नाटका, दूसरा है तेलंगाना और तीसरा है आंध्र प्रदेश, और चौथा बिहार है, उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है। ये 6 स्टेट हैं जहां पर की काउंसिल्स हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अभी जो है टोटल कितने लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट हैं, असेंबली के कितने सीट हैं, 403 हैं। तो 403 का जो है 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अर्थात कि जो काउंसिल की जो सीट है वो इसका 1/3 निकालेंगे तो जो भी आएगा 100 से कुछ ज़्यादा आएगा। 1/3 इसका मतलब जो है जब कैलकुलेट करेंगे तो कुछ निकलेगा, इसको 1/3 ऐसे निकालेंगे, जैसे 403 है ना, इंटू 1/3, जो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आएगा, इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 1 हो गया यहाँ पर और बचा 1, तो 3 दूनी 9 और 13, तो 4 3 12, 134 जो सीट है इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए काउंसिल में, ये हमें ध्यान में रखना है। इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश में जो काउंसिल की जो सीट्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो कितनी है, 100 है। तो यही इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सीट्स हैं वो असेंबली के 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यही यहाँ पर कहा गया है। और दूसरा जो बात है, और ये भी इसमें ध्यान में रखना है कि कम से कम जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए 40 सीट्स होने चाहिए, अर्थात कि कहीं पर भी जो काउंसिल्स हैं वहां पर 40 सीट मिनिमम है, जो अभी हमने 6 स्टेट का नाम देखा। और दूसरा स्टेटमेंट इसमें कह रहा कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट मस्ट हैव एट लिस्ट 40 मेंबर इन इट। यस, दोनों यहां पर सही हमने देख लिया स्टेटमेंट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में देखेंगे तो डिटेल्स में इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पर चूंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो ज़्यादा हम लोग इस पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आई होप कि इतने में हमें क्लियर हो गया होगा, यदि पहले से हमने इसको क्लियर कर रखा होगा तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विथ रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। उत्तर प्रदेश हैज 31 सीट्स एलोटेड फॉर राज्यसभा। यस, बिल्कुल सही है, ये सही है। और लोकसभा के लिए 80 सीट हमने एलोकेट किया है, दोनों सही है। तो बोथ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विथ रेफरेंस टू द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, अब हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है।
कॉमन पोस्ट मे बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटेरिएट्स ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यस सही है। और द पार्लियामेंट हैज राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशंस ऑफ सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ ईदर हाउस ऑफ इट, यस ये दोनों स्टेटमेंट सही है। कि संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संसद के प्रत्येक सदन में सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, ये सही है। और संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है, तो यह सचिवालय ही करता है अपने स्टाफ के लिए। अभी जैसे कि हमने देखा कि पार्लियामेंट में जो 2 लड़के जो घुस गए थे, अर्थात कि जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, तो उसमें इसके लिए कौन जिम्मेदार था? इसके लिए सचिवालय ही जिम्मेदार था। और ये जो सचिवालय है वो जैसे लोकसभा है, वो लोकसभा के स्पीकर के अंदर ही आता है। तो पूरा जो संसद है वो लोकसभा के स्पीकर के हेड के तौर पर चलता है, अर्थात कि जो सचिवालय के हेड हैं वो स्पीकर ही है। और तो ये कौन उत्तरदायी होगा संसद की बातों को देखने के लिए? वो सचिवालय होगा। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए वो अपने स्टाफ के लिए नियम और शर्तें बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा? नॉट ट्रू पूछा गया है, तो इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है, ये गलत है, इसलिए ये अपना सही आंसर हो जाएगा। पंचायत जो कंडक्ट है इलेक्शन, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है और इसीलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो है वो गठन की गई थी। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन को यही कराता है। क्वेश्चन नंबर 18, विथ रेफरेंस टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द अशोक मेहता कमेटी जो 1977 में आया था ऑन पंचायती राज, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द 3-tier सिस्टम पंचायती राज शुड बी रिपील्ड बाई 2-tier सिस्टम, यस। अशोक मेहता ने 2 tiers की बात की थी और बलवंत राय मेहता कमेटी जो है जो इससे पहले आई थी 1957 में, ये 3-tier की बात करती थी, लेकिन अशोक मेहता 2 tiers की बात करते हैं। सो स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है। और ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर द डिसेंट्रलाइज, नहीं ये ब्लॉक को रखते ही नहीं है, फर्स्ट पर तो जो विलेज है वो तो रहेगा ही, ग्राम पंचायत रहेगा ही, यानी कि विलेज पंचायत रहेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 केवल सही इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द रेजिग्नेशन लेटर बाय द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू, प्रेसिडेंट को देते हैं रेजिग्नेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शो प्रोहिबिशंस अगेंस्ट टॉर्चर? यातना के विरुद्ध निषेध जो है ये आर्टिकल 20 में नहीं बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज? तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट की बात जो है वो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों के बारे में बात की गई है, दोनों जगह ये बात की गई है, तो ऑप्शन बी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द ज्वाइंट सिटिंग के बारे में पूछा गया है। ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 109 में नहीं, आर्टिकल 108 में है। और द स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, वो ज्वाइंट सिटिंग को प्रेसिड्स करते हैं, अर्थात की अध्यक्षता जो है वो स्पीकर करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड। तो टोटल जो 22 क्वेश्चंस है, अभी हम लोगों ने देखा कि अभी जो है हम लोग सेट ए का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और सेट ए जो है यहाँ पर टोटल जो 22 क्वेश्चन है 1 से लेकर 22 तक, ये पॉलिटी के ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यूपी पीसीएस के साथ ये एक सही चीज़ है कि जब एक सेगमेंट को ये कंसीडर करता है तो पूरा जो क्वेश्चंस है वो एक ही जगह दे देता है। जैसे कि पॉलिटी का इन्होंने 22 क्वेश्चंस दे दिए हैं। नाउ स्टार्ट हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 23 से अब हमें हिस्ट्री को देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें बताना है। सबसे पहले ग्रीक आए थे, फिर शक आए थे, कुषाण आए थे। मिलिंद पान्हो जो है एक किताब है जिसमें कि डायलॉग 2 लोगों के बीच की डायलॉग है, एक किंग मिलिंद है और बुद्धिस्ट मॉन्ग या संत जो है नागसेन के बीच में जो बातें हुई थी वो मिलिंद पन्हो में लिखी गई हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चरक संहिता जो है ये डिवाइडेड इनटू 120 चैप्टर्स एंड 8 सेक्शन। इस तरह के भी क्वेश्चन 2-3 देखने को हमें मिल जाते हैं 150 क्वेश्चन में, जहां पर कि अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। विच ऑफिसर वाज नॉन एज भागदुग ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये रिवेन्यू कलेक्टर कहे जाएंगे। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुग है, ये भागदुग, जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो भागदुग कौन अधिकारी थे? तो ये राजस्व कर जमा करने वाले थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हमें मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को। जैसे नेवेशा जो है ये महाराष्ट्र में है, इस्मापुर जो है ये कर्नाटक में है, डिडवाना जो है ये राजस्थान में है और गुडियाम केव जो है तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, इसका हम लोग मैच कर लेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है अतरंगी टाइप का है। अतरंगी टाइप इसको नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए
कुछ जो पुरातात्विक जो स्थल है वो हमें थोड़ा सा डिटेल्स में पता होना चाहिए, जो एंशियंट हिस्ट्री है अपना, जहाँ पर कि इस तरह के साइट जो है आर्कियोलॉजिकल साइट, ये हमें पता होने चाहिए। तो ये हम अतरंगी नहीं कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि कौन सा जो हड़प्पा संस्कृति का जो साइट है वो पूर्वी सीमा निर्धारित करता है, तो ये अपने उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में ही है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। दैमाबाद साउथ को रिप्रेजेंट करता है, जो महाराष्ट्र में है। सुतका गेंडोर जो है ये आज बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ये वेस्ट को डिनोट करता है और ये अपना ईस्ट को डिनोट करता है। तो यही पूछा गया था कि ईस्टर्न बाउंड्री जो है आलमगीरपुर ये रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 29, विथ रेफरेंस टू द पुरानास विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें हमें यह बताना है कि पुराण के बारे में बातें की गई हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड इन विष्णु पुराण, यस बिल्कुल सही है। वायु पुराण थ्रोज लाइट ऑन द गुप्तास गवर्नेंस सिस्टम, यस ये सही है। पुरानास जो है मेनली गुप्तास टाइम के पीरियड में ही लिखे गए थे, दोनों स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर स्कूल ऑफ थॉट इज करेक्टली मैच्ड, सो न्याय जो है ये गौतम ने इसे एस्टेब्लिश किया था और अदर जो है ये मैच नहीं कर रहे हैं। अभी जस्ट देख लेंगे हम लोग फिलोसफिकल स्कूल के बारे में डिटेल्स में, मैंने यहाँ पर लगा रखा है, थोड़ा सा इसके बारे में ये कर लेते हैं। देखिए इंडियन फिलोसफिकल स्कूल में दो तरह से दिखेंगी, एक जो है नास्तिक दिखेंगी। टोटल हम यहाँ पर 9 स्कूल को कंसीडर कर लेते हैं, एक जो है वो नास्तिक है और एक जो है आस्तिक है। 6 जो फिलोसफिकल स्कूल है ये आस्तिक हो जाएंगी। आस्तिक का मतलब ये है फिलोसफिकल स्कूल में जो वेद को मानते हों, और नास्तिक का मतलब है जो वेद को नहीं मानते हैं। बस यही जो है सेग्रीगेट करने का या डिफ्रेंशिएट करने का यहाँ पर है, वेद को कंसीडर किया गया है। जो आस्तिक स्कूल है वो वेद को मानती है, और जो नास्तिक स्कूल है, और ये 3 बच जाएंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक। ये 3 जो स्कूल हैं वो नास्तिक कहे जाते हैं, जो कि वेदों में बिलीव नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है ये जो बुद्धिज्म है, जो जैनिज्म है, ये वेद को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर वैसे यहाँ पर जो 7 जो लगाया हुआ है हमने फिलोसफिकल स्कूल, इसमें से जो 6 स्कूल हैं चारवाक को छोड़कर, जिसके प्रवर्तक चारवाक को ही माना जाता है, ये सब जो है फिलोसफिकल स्कूल के मेजर स्कूल हैं, जिसमें कि योग, पतंजलि, इसके प्रवर्तक है सांख्य, कपिल, न्याय, गौतम, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, उत्तर मीमांसा, बद्रयायन और वैशिष्टिका जो है ये कणाद या इनको उलूक भी कहते हैं, इन्होंने इसे प्रतिपादित किया था। तो ये हमारे फिलोसफिकल स्कूल का कॉन्सेप्ट है। 9 अभी जैसे कि मैंने बताया कि 9 फिलोसफिकल स्कूल है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। एक 6 है जो कि वेद को मानते हैं, और 3 जो है ये वेद को नहीं मानते हैं, ये नास्तिक कहे जाते हैं, जिसमें कि अभी जस्ट हम लोगों ने किया बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक जो हैं इस तरह से हैं। कहीं कहीं मोस्ट ऑफ केस में आप देखे होंगे कि हमारे इंडियन स्कूल में 6 फिलोसफिकल स्कूल हैं, तो 6 फिलोसफिकल स्कूल उनके बारे में कही गई हैं जो वेदों को मानते हैं, जिसमें से कि न्याय भी एक है, जिसके प्रवर्तक गौतम है। यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, विथ रेफरेंस टू द कैप्टन हॉकिंस विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ही केम टू इंडिया इन 1611 एज एनवॉय ऑफ जेम्स फर्स्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हॉकिंस जो है 1611 में नहीं, इसको हम लोग देख लेंगे कि कैप्टन हॉकिंस जो है ये 1611 से पहले आए थे, और 1615 में टॉम्स रो जो है वो इंडिया आते हैं। ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन टर्किश लैंग्वेज। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट कैप्टन हॉकिंस से रिलेटेड गलत है, तो इसलिए नीदर 1 नॉर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। खरीदादार जो है, हु वाज खरीदादार, तो डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी जो है खरीदादार कहा जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे कैंडिडेट नहीं किए होंगे, ये अतरंगी क्वेश्चन कहा जा सकता है, लेकिन अब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी जो एम्पायर है या डायनेस्टी है, लेकिन खासकर जैसे कि मेडिएवल हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें जो दिल्ली सल्तनत है, जो मुगल्स हैं, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो गुप्ताज और मौर्यास जो हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशंस को डिटेल्स में हमें पढ़ना होगा। और ये जो क्वेश्चन है खरीदादार जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। मैच करना है, एक तरफ पुस्तक है और दूसरे तरफ उसके विषय है। मीरात ए सिकंदरी जो है इसमें विक्ट्री ऑफ गुजरात के बारे में बात की गई है। बुरहान ए माशिर जो है इसमें हिस्ट्री ऑफ बहमनी अहमदनगर के बारे में बात की गई है। रियाज उज सलातिन जो है इसमें
विक्ट्री ऑफ बंगाल के बारे में की गई है बात। और रियाज उल इंसा जो है इसमें कलेक्शन ऑफ मोहम्मद गवान्स लेटर के बारे में बात की गई है। ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक को हमने देख लिया, लिस्ट इसका देख लिया कि कौन कौन से रिलेटेड हैं इससे। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 जो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर भी नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। इल्तुतमिश जो है ये रजिया के फादर हैं, ये सही है। शाह तुर्कान जो है ये इल्तुतमिश की वाइफ है। हमीदा बानो बेगम जो है ये अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ नहीं है। हमीदा बानो बेगम जो है ये वाइफ है हुमायूं की, और वालिदा जो है वो अकबर की हो जाएंगी। गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं की सिस्टर है, इसलिए ये डॉटर ऑफ बाबर हो जाएंगी। बाबर की पुत्री है गुलबदन बेगम, सही है ये। गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं नामा लिखती हैं। सो सी जो है वो नहीं मैच कर रहा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोनोलॉजी हमें दिखाना है पेशवास का, तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ आते हैं, फिर बाजीराव आते हैं, और बालाजी विश्वनाथ ही जो है पेशवा के कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश करते हैं, फिर माधव राव आते हैं और लास्ट में नारायण राव आते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर ऑफ कश्मीर एबॉलिस्ड जजिया एंड काउ स्लॉटर। सही आंसर है जैनुल आबादीन। जैनुल आबादीन, जैनुल आबादीन को अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। अकबर ऑफ कश्मीर जो है जैनुल आबादीन को कहा जाता है, जिसने कि जजिया को और साथ ही साथ काउ स्लॉटर को एबॉलिश किया था, अर्थात कि इसे समाप्त किया था जजिया और गौ हत्या को, जैनुल आबिदीन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 हु अमंग द फ्लोइंग ट्रांसलेटेड 300 वॉल्यूम ऑफ संस्कृत बुक कलेक्टेड बाय फिरोज तुगलक ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नगरकोट। देखिए यहां पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। तो ये अजीजुद्दीन खान है। बहुत अच्छा लग रहा हम लोगों को ये देखकर कि भाई संस्कृत के पुस्तकों को अनुवाद किया। लेकिन जब आप नगरकोट के हिस्ट्री को जानेंगे, नगरकोट जो है आज हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, तो नगरकोट के हिस्ट्री को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जो फिरोज तुगलक है इसने पूरी तरह से नगरकोट को बर्बाद कर दिया था, अर्थात कि नगरकोट पर अटैक किया था। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो केवल एक साइड नहीं देखना है हमें, दोनों साइड देखकर हमें किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए। सो ये यहाँ पर क्वेश्चन था, लेकिन ये नहीं पूछा गया था कि नगरकोट को किसने डिस्ट्रॉयड किया या किसने अटैक किया था। यहाँ पर ये पूछा गया है कि उसी दौरान इन लोगों को जो संस्कृत बुक मिली उसका जो है अजीजुद्दीन खान ने ट्रांसलेशन किया था। संगीत की टप्पा शैली जो है किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी। तो ये मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला के नाम से भी जानते हैं, रंगीला के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग पोइटिस एंड कंपोजिशंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो गंगाबाई जो है ये जो कवित्री हैं इनकी पुस्तक जो है वो गणेश देव लीला जो है मैच नहीं कर रही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो झांसी में 11 में 1857 को क्रांति नहीं हुई थी। झांसी में जून में कभी स्टार्ट होती है तो वो डेट देख लेना होगा, जबकि मेरठ से स्टार्ट होती है 10 में, फिर 11 मई को दिल्ली ये लोग पहुंच जाते हैं। बैरकपुर में जो है 29 मार्च 1857 को जो अपने मंगल पांडे हैं वो विरोध करते हैं। लखनऊ में 4 जून को होता है, और शायद मेरे ख्याल से झांसी जो है 8 जून, इसको देख लेना होगा, 8 जून 1857 को स्टार्ट होती है क्रांति। ये तो यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसकी स्थापना 1918 में गौरी शंकर मिश्रा एंड इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा किया जाता है। तो यही चीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इन 1918 द यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा वाज फाउंड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग लीडर्स। शो इंद्र नारायण द्विवेदी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच अमंग द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग बम एट वायसराय लॉर्ड हार्डिंग इन दिल्ली। सो करेक्ट आंसर इज अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के द्वारा रास बिहारी यहाँ पर बोस थे, उन्होंने बम फेंका था, और ये कब फेंका था तो दिसंबर 1912 में, 1912 के दिसंबर में ये बम फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 43 बाय विच ऑफ फ्लोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विथ 120 मेंबर्स वाज क्रिएटेड। सो एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग ये किया गया था। विथ रेफरेंस टू द ईवी रामास्वामी नायकर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पूछा गया है। ही पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यस ये सही है। ही लेफ्ट द कांग्रेस 1925। दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट जो है ये
स्थापित किया था और आज़ाद हिंद फौज में 4 रेजिमेंट को स्थापित किया गया था, जिसमें से कि एक झांसी रानी रेजिमेंट भी था और अदर जो 3 थे वो महात्मा गांधी के नाम पर एक था और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था और एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही नाम पर था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही नाम पर था। और चौथा जो है ये जो महिलाओं के लिए रेजिमेंट था उसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। बरेली से जो है वो कौन लीडर थे 1857 के, तो खान बहादुर खान इसके सही आंसर हो जाएंगे। हजरत महल लखनऊ, बाबू वीर कुंवर सिंह जो है ये जगदीशपुर बिहार से हो जाएंगे। नाना साहब जो हैं ये कानपुर से हो जाएंगे। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी, तो मोबला रिवोल्ट जो है ये 1921 में होती है। मालाबार जो तट है अपना, मालाबार तट जो है, जब हम अपने मैप को बनाएं तो ये जो है हमारा तट, ये मालाबार तट है केरल वाला, यहाँ पर मोबला रिवोल्ट होती है 1921 में। होम रूल मूवमेंट जो है 1916 में स्टार्ट होती है। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को हो जाता है और खिलाफत मूवमेंट जो है ये भी 1919 में लॉन्च किया जाता है। तो सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा 1921 वाला मोबला रिवोल्ट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट से शांति घोष रिलेटेड नहीं है। शांति घोष ने गोली मारी थी कोलकाता में, जो मजिस्ट्रेट था वहां का उसको, जबकि मतांगनी हसारा, अरुणा आसफ अली और कनकलता बरुआ जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी रिवर इज नॉट करेक्टली मैच, तो प्रणहिता जो है महानदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। अलकनंदा भागीरथी जो है देवप्रयाग में मीट करती हैं। अपने उत्तराखंड के यहाँ से ये अलकनंदा है और इधर से भागीरथी आती हैं और यहाँ पर ये देवप्रयाग में मिलती हैं और यहीं से अब जो गंगा है नाम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लेट्रेटिक सॉइल के बारे में पूछा गया है कि दिस सॉइल इज डेवलप्ड इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। यस, ये सही आंसर है। यदि हम लेटराइट सॉइल की बात करें तो एरिया है ये अपना केरल है, केरल में होता है, कर्नाटक में होता है और महाराष्ट्र में होता है। ये मेनली जो है इस रीजन में पाया जाता है लेटराइट सॉइल, और लेटराइट सॉइल जो है काजू की खेती के लिए काफ़ी फेमस है और जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पर होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। इट इज़ पुअर इन नहीं, इस मिट्टी में लो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का रिच है, इसलिए केवल स्टेटमेंट 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में हमें देखने को मिलता है। प्लेस ऑफ ओरिजिन हमें दिखाना है रिवर का। यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती हैं, कृष्णा जो है ये महाबलेश्वर से निकलती हैं, गोदावरी जो है नासिक से निकलती हैं और महानदी जो है सिहावा से निकलती हैं। सिहावा है हिंदी में, सही है, हाँ सिहावा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अब हमें इसमें से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। यस, ये जो अपना तमिलनाडु कोस्ट है, ये वाला जो पोर्शन है तमिलनाडु कोस्ट, जिसको कि हम लोग कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। ये जब साउथ वेस्ट मानसून का इधर से हवा जाता है तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है। कोरोमंडल तट पर दिसंबर जनवरी में बारिश होती है, जो अभी हो रही थी बारिश, अभी दिसंबर मंथ में हो रही थी, तो ये लौटते हुए मानसून से होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर विंटर में रेनफॉल होती है। रीजन जो है द तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड इट्स लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ अरेबियन सी। यस, ये स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है स्टेटमेंट ए को, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रामगंगा रिवर ज्वाइन द गंगा एट कन्नौज, ये सही स्टेटमेंट है। और रिवर बेतवा ज्वाइन द यमुना नियर प्रयागराज, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ये जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन ए केवल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये चंदौली जिले में है। ये कई बार क्वेश्चंस आ चुका है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ फ्लोइंग पासेस और यूनियन टेरिटरीज इज करेक्टली मैच पूछा गया है। तो नीति पास जो है ये उत्तराखंड में है, अदर जो है ये रिलेट नहीं है। मन्ना जो है ये उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए है? तो शिव समुद्रम जो है जल शक्ति के लिए जाना जाता है और कल्पक्कम जो है ये नाविक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तो यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59,
कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट अबाउट 12.8% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट, ये भी सही है। और द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर, गाजीपुर एंड बलिया हैव नो फॉरेस्ट लैंड, यस दोनों जो स्टेटमेंट है ये सही है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। जब हम लोग फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो स्टेटमेंट दोनों सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच, इगात्रा जो है ये चाइना में नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, शो ओशन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो बेंगुला करंट है ये कोल्ड करंट है, लेकिन पैसिफिक ओशन में नहीं है, ये अटलांटिक ओशन में है। इफ द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन अ स्ट्रेट लाइन देन द सिचुएशन सन इज द सिचुएशन ऑफ ए स्मॉल टाइड, नहीं ये भी गलत है। तो यहां पर केवल सही जो है सी है। क्वेश्चन नंबर 62 द रिवर सिचुएटेड अलॉन्ग द बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको, सो ये रिवर रियो ग्रांडे है। रियो ग्रांडे जो है मैक्सिको और यूएसए का बॉर्डर ये डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 63 कंसीडर द फ्लोइंग डेजर्ट एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ हमें जाना है। तो सबसे स्मॉल जो है वो ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो जाएगा, फिर गोबी डेजर्ट है, उसके बाद अरेबियन डेजर्ट है और फाइनली सहारा डेजर्ट है। तो सबसे बड़ा जो है सहारा डेजर्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 टू whom does the credit goes for the development of coconut and sugar agriculture in Philippines? तो स्पेनिश एंड अमेरिकन जो है फिलीपींस में जो है अमेरिकन्स काफ़ी हैं, यहाँ पर फिलीपींस में इंग्लिश लैंग्वेज भी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जो शुगर केन की जो खेती है वो स्पेनिश लोगों ने, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट, कोकोनट जो है ये स्पेनिश ले गए फिलीपींस में और शुगर केन जो है वो अमेरिकन वहाँ पर ले गए हैं। ये यहाँ पर है कि फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास श्रेय किसको जाता है, तो ये स्पेन और अमेरिका वासियों को जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पर्वत और एक तरफ देश है, हमें मैच करना है। किलिमंजारो जो है तंजानिया में है। अफ्रीका का सबसे बड़ा जो माउंटेन है, जो हाईएस्ट माउंटेन है वो किलिमंजारो या तंजानिया हो जाएगा। टुबकल जो है ये मोरक्को में है। स्टेनले जो है ये युगांडा में है। हागर जो है ये अल्जीरिया में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 विच वन ऑफ फ्लोइंग लेक कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच हमें पूछा गया है। ओनेगा जो है ये कनाडा में नहीं है, जबकि बैकाल जो है रशिया में है, मिशिगन यूएसए में है और माराकाइबो जो है ये वेनेजुएला में है। क्वेश्चन नंबर 67 विथ रेफरेंस टू द अल नीनो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अल नीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन ईस्टर्न पैसिफिक, यस ये सही स्टेटमेंट है। और जबकि स्टेटमेंट 2 जो है कि दिस वार्म करंट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन द पेरुवियन कोस्ट बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड देयर बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन इन द सी। 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो ये 10 डिग्री नहीं होता है, केवल ये वार्म करंट है, ये सही है स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। व्हाट कॉज्ड विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन सर्दर्न हेमिस्फीयर, तो वो कोरोलिस फोर्स के अकॉर्डिंग ये विंड जो है डिफ्लेक्ट होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन डोनेट्स्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। माउंटेन न्यूमैन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल, तो आयरन ओर के लिए जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो इसमें चेंज होते रहेगा। अभी तो फरवरी 2023 तक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अकॉर्डिंग 149 स्टेशन को चूज किया गया है। सुदर्शन प्रहार, अब यहाँ पर जो है करंट के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए, यहाँ से करंट के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए, तो हम लोग इसको देख लेते हैं जल्दी में। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निसार जो है इसरो और नशा का है। यूनियन बजट में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, अनुराधा रॉय, इसमें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है, तो अनुराधा रॉय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में लिथियम के अनुमानित संपाद भंडार मिले हैं, यस ये सही स्टेटमेंट है। और भारत के अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, करंट से रिलेटेड है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तुकुमुर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है एमएम किरवानी को दिया गया है, नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसके लिए। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट, सो हरियाणा इज करेक्ट आंसर। G20 लोगों से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों स्टेटमेंट सही है। INS वागीर जो है ये
इसमें स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन का कमीशन हुआ था, INS वागीर है, ये करंट के क्वेश्चन है। 2025 इसका सही आंसर हो जाएगा। येती एयरलाइंस जो है ये क्रैश कर गई थी, क्वेश्चन है इसमें। प्रिंस हैरिस का सही आंसर हो जाएगा। स्पेयर जो है, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। पोप बेनेडिक्ट 16 के बारे में पूछा गया था। SCO फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन था, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्रिस हिपकिंस इसका सही है, प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। करंट के क्वेश्चन है। कानपुर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये कर रहा है। जो चीता हमने ले आया था उसके बारे में है ये क्वेश्चन। डेक्कन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें सही आंसर ये है। सुनील चोपड़ा इसका सही आंसर है। ताइवान इसका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया सही आंसर हो जाएगा। टैक्स स्कैंडल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। एक्टिनियम इसका सही आंसर है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज नॉट अ नोबेल गैस। अब यहाँ पर साइंस के अब क्वेश्चंस दिखेंगे हमें क्वेश्चन नंबर 96 से। तो नोबेल गैस जो है 6 नोबेल गैस हैं जो कि ग्रुप 18 में सिचुएटेड है। जो लास्ट वाला इधर वाला जो ग्रुप है ना 18, इसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये 6 जो है हमारे नोबेल गैस है, तो एक्टिनियम नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द बेटा सेल ऑफ इटसेल्फ, सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहर्स ऑफ पैंक्रियास। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहर्स के आइलेट की बीटा सेल अर्थात की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट जो है डिप्थीरिया? सो टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज mRNA वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन? सो मॉडर्ना या मॉडर्ना जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? सो डिस्ट्रक्शंस ऑफ नेचुरल हैबिटाट्स जो हम डिस्टर्ब करते हैं वो सबसे ज्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जाइलम का जो काम है, जाइलम ये वाटर को करता है और फ्लोएम जो है फूड को करता है। इस तरह से हम लोग याद करेंगे, जाइलम जल, फ्लोएम फूड। जाइलम जल, तो जाइलम जो है वो वाटर से रिलेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आर दोज एनर्जी सोर्स दैट आर रिन्यूएबल? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर पोल्यूशन एसेस इन एक्वेटिक सिस्टम? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए हम लोग BOD का इस्तेमाल करते हैं। एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन वाटर लॉस्ट राइस फील्ड इज अजोला। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग is known as laughing gas nitrous oxide N2O? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सी वीड्स जो है ये इंपॉर्टेंट सोर्स होंगे आयोडीन के, क्योंकि जो सी का जो जल है उसमें आयोडीन पाया जाता है, तो वो आयोडीन के इंपॉर्टेंट सोर्स होंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? सो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेफेंथिस। नेफेंथिस इज अ करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो नेफेंथिस। मानव हृदय में कितने चेंबर से बना होता है? तो 4। 2022 में विश्व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो 10वें स्थान पर। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो जल विभाजक, वाटर शेड इसे कहा जाता है। अ जियोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स, स्टोर्स एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड वाटर शेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, when did the Water Prevention and Control Pollution Act was enacted in which of the following year? 1974 में आया था। एग्जाम्पल ऑफ लोटिक। लोटिक का मतलब रिवर होता है। लोटिक का मतलब वो चीज होते हैं जो बहता पानी है, उसे लोटिक कहते हैं। और एक कॉन्सेप्ट होता है जो रुके हुए पानी है, जैसे स्वैम्प, पॉन्ड्स और मार्सी एरिया जो है जहां पर रुके पानी होते हैं उसको लेंटिक कहते हैं। तो लोटिक और लेंटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इकोसिस्टम में देख लेना होगा। अब जैसे कि बहुत बार हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि किसी को याद नहीं आ रहा, तो देखिए यहाँ पर जो तीनों, अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें करना होता है। स्विम, पॉन्ड्स और मार्सी एरिया जो है ये हम देख रहे हैं, ये पानी के पर्सपेक्टिव में क्या है? खड़े पानी है, रुके पानी है। लेकिन जो रिवर है ये क्या कर रही है? ये बहती हुई, जो पानी बहता है उसको रिवर कहते हैं। रिवर में पानी बहते रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जामनगर में किया गया है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क नाइट्रोजन होता है। डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल आर कल्ड, मरुधीम मध जानवर जिरिकोलेन एनिमल कहते हैं। और जो यहां पर डेजर्ट में जो होते हैं
ज़ेरोफाइट कहते हैं, प्लांट को ज़ेरोफाइट कहते हैं और एनिमल को ज़ेरिकोलेज कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। रेगिस्तान में वास करने वाले जानवर कहलाते हैं तो मरुदी मद जानवर, जैसे अपने राजस्थान में जो जानवर हैं जैसे ऊँट हैं उसे हम लोग मरुदी मद जानवर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, डिजीज है और फैक्टर है, मैच करना है। पेप्टिक अल्सर जो है ये बैक्टीरिया से होता है, डेंगू जो है वायरस से होता है, एलिफेंट फूड जो है ये वर्म से होता है और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ जो है ये कालाजार भी जो है प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन बी इसमें सही हमारा मैच कर जाएगा। ट्रॉपिक लेवल इज फाउंड बाय ऑर्गेनिक लिंक्ड फूड चेन से होता है, पोषक स्तर बनते हैं खास श्रृंखला में जीवों के संबंधन होने से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इन नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय इन सितु कन्वर्सेशन। इन सितु और एक्स सितु का मतलब ये होता है, इन सितु का मतलब हुआ ओरिजिनल प्लेस और एक्स सितु का मतलब हुआ आर्टिफिशियल प्लेस। तो नेशनल पार्क जो होते हैं अभी हमारे इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं। ये किसी भी चीज़ के लिए जो वहाँ पर पेड़ पौधे हैं या जानवर है उनके लिए इन सितु का काम करता है। तो यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है यहाँ पर वो इन सितु के फॉर्म में हमें दिखेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हंगुल जो है ये जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल भी है, जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटर, तो पेस्टिसाइड कीटनाशक जो है ये बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टोटल आउटले ऑफ द यूनियन बजट 2023-24। तो सब्सिडीज जो है 9%, ये नहीं इसका मैच कर रहा है। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन और प्रोपाउंडर्स ऑफ थ्योरीज के बारे में हमें मैच करना है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी जो है ये एडविन कैनन के द्वारा दिया गया था। सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी जो है ये हेनरी जॉर्ज के द्वारा दिया गया है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है ये काफ़ी फेमस है, टॉमसन का है। और पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थ्योरी जो है माल्थस ने दिया था। पॉपुलेशन के थ्योरी पर जो सबसे पहला जो थ्योरी था वो माल्थस का ही था, जिन्होंने ये कहा था कि फूड जो है एपी अरिथमेटिक्स प्रोग्रेस में बढ़ रहा है। अरिथमेटिक्स प्रोग्रेस का मतलब हुआ 1 2 3 इस तरह से, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो जीपी के फॉर्म में बढ़ रहा है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के फॉर्म में बढ़ रहा है, ये इन्होंने कहा था। सो ऑप्शन ए इसमें मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको कहते हैं हम लोग। संसाधनों के उपभोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम सतत विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू द अचीव्ड बाय 2030। तो स्पेस रिसर्च के बारे में हमने इस तरह की बात नहीं की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल 17 गोल हैं, इनके लिस्ट को हमें याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 125, असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। यस, ये बिल्कुल सही है। ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द इन्वायरमेंट बैलेंस इज मेंटेन, बिल्कुल नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। तो ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 126, थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फॉर 2022-23। तो डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान जो है क्या क्या है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। व्हेन वाज सेंसस वर्क डन फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन ईयर कब किया गया था। तो कब किया गया था मैं यहाँ पर हम 71 के जगह पर 1872 कंसीडर करेंगे। फर्स्ट जो सेंसस है लॉर्ड मायो के टाइम पीरियड में, और जो रेगुलर सेंसस हुई थी वो 1881 से स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर 71 के जगह पर हम लोग 72 कर लेंगे, मिस प्रिंट हो गया होगा, तो ये सही हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, जैसे हमने कहा इससे पहले कि एसडीजी का हमें 17 जो एसडीजी है उसका हमें लिस्ट याद कर लेना चाहिए। एसडीजी 10 जो है रिड्यूस इन इक्वालिटी से रिलेटेड है। एसडीजी 13 जो है क्लाइमेट एक्शन के बारे में कहता है। एसडीजी 14 जो है ये लाइफ बिलो वाटर की बात करता है, और लाइफ ऑफ लैंड जो है वो आर्टिकल कर रहे हैं। एसडीजी 15 में ये बात कही गई है। ऑप्शन डी इसका सही मैच कर जाएगा। हु ऑथर्ड द बुक द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। गुनार मिर्डल जो है ये पुस्तक लिखते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। शो मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी करना।
रियो शिखर सम्मेलन 1922 का एजेंडा 21 जो है संबंधित है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 133 जो है, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल स्टेटमेंट 1 सही है और ये स्टेटमेंट 2 जो है इसका गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 के बारे में पूछा गया है। इंडिया रैंक ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट हैज स्टिप्ड फ्रॉम 130 इन 2020 से 132 जो है अभी करेक्ट, ये सही स्टेटमेंट है। ये जो है वाइस वर्सा हो गया है, केवल स्टेटमेंट 2 इसका सही है। 2022 के अकॉर्डिंग 132 हमारा एसडीआई था। क्वेश्चन नंबर 35, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम लोग देख रहे हैं कि बार बार बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीएम गति शक्ति योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, केवल स्टेटमेंट जो है इसमें 2 सही है, इसलिए 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। तो स्वैच्छिक समाज सेवा करना ये आर्थिक नहीं है, जबकि खेती करना, नौकरी करना, परिवहन करना ये आर्थिक क्रियाएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 138 का जो है बजट 2023-24 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, केवल स्टेटमेंट 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। पॉपुलेशन को स्थिर हम लोग 2070 तक करने का लक्ष्य रखे हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फाइनेंस सेक्टर फिजिकल मैनेजमेंट ऑफ यूनियन बजट 2023 के बारे में इसमें बात की गई है, तो ये सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 141, अब इकोनॉमिक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक में जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी, जैसे ये भी जो इकोनॉमिक सर्वे 2023 से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट इसमें पूछा गया है। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप ऑफ पॉवर्टी। सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है, रिलेटिव पॉवर्टी होता है, सब्जेक्टिव पॉवर्टी होता है, फंक्शनल पॉवर्टी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन इसमें बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ईयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन जो है 2015 में नहीं आया था, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 144 जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड स्कीम के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड टू द उत्तर प्रदेश। सो अनूठी उपहार योजना जो है यही जो है केवल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, गंगा एक्सप्रेस वे इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, विमल जालन की ये पुस्तक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। विच डेट जो है 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और मिड डे मील स्कीम जो है इसको पीएम पोषण स्कीम 2021 में की है। मिड डे मील जो है ये 1995 से ही स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फ्लोइंग यूनियन बजट डिपार्चर, ये यूनियन बजट से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जनरल स्टडी पेपर 1 थी 2023 की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन थी, उसका हम लोगों ने सेट ए का क्वेश्चन पेपर देखा और टोटल 150 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। और इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद ये भी हमें पता चलता है कि किस सेगमेंट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।